प्रश्न 1। लेखक की दृष्टि से सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है? उत्तर। लेखक की दृष्टि से सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि हम इन दोनों बातों को एक ही समझते हैं या एक दूसरे में मिला देते हैं। वस्तुतः इन दोनों शब्दों के साथ अनेक विश्लेषण लगा देने के कारण इनका अर्थ गड़बड़ा जाता है। दोनों के अंतर को समझने का प्रयास भी नहीं हुआ और संस्कृति को देशों और धर्मों में बांटकर परिभाषित करने की भी प्रवृत्ति रही है। प्रश्न 2। आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है? इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे? उत्तर। आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज इसलिए मानी जाती है क्योंकि यह खोज हमारे जीवन संचालन की एक बहुत बड़ी आवश्यकता भोजन पकाने के काम आती है। इसलिए इस खोज को आदि मनुष्य ने एक बहुत बड़ी खोज माना और आज भी हमारे जीवन में इसका सर्वोपरि स्थान है। इसकी खोज के पीछे पेट की ज्वाला शांत करने की प्रेरणा प्रमुख थी, साथ ही प्रकाश और गर्मी पाने की प्रेरणा भी रही होगी। शीत ऋतु से बचने के लिए आदिमानव इसका उपयोग करता होगा और इसी में मांस आदि भूनकर तथा जंगली कंद मूल पकाकर खाता होगा। शीत से रक्षा पाने और पेट भरने पर वह कितना आनंदित होता होगा। इसी आनंद की अनुभूति के कारण उसने अग्नि को देवता माना होगा और इसकी उपासना की होगी, जो आज भी प्रचलन में है। प्रश्न 4। न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे कौन से तर्क दिए गए हैं? न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों एवं ज्ञान की कई दूसरी बारीकियों को जानने वाले लोग भी न्यूटन की तरह संस्कृत नहीं कहला सकते, क्यों? उत्तर। न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे लेखक ने तर्क देते हुए कहा है कि जो व्यक्ति अपनी बुद्धि और विवेक से किसी नई चीज का अनुसंधान और दर्शन कर सकता है, वही व्यक्ति संस्कृत है। न्यूटन ने भी अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर विज्ञान के नियम की खोज की और उसे सबके सामने रखा। इस कारण वह संस्कृत व्यक्ति हुआ। लेकिन दूसरे लोग न्यूटन के सिद्धांत की बारीकियों को भले ही ज्यादा जानते हों, इसलिए वे सभ्य तो कहे जा सकते हैं, पर संस्कृत व्यक्ति नहीं कहला सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर किसी नई चीज की खोज नहीं की। प्रश्न 3। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? उत्तर। लेखक के अनुसार वास्तविक अर्थ में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जा सकता है जो अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर किसी नई चीज की खोज करे और उसका दर्शन करे। अर्थात किसी नई चीज का आविष्कर्ता व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोजा, अतः उसे संस्कृत व्यक्ति कहा जा सकता है। प्रश्न 5। किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार किया होगा? उत्तर। जिस तरह आदिमानव ने सबसे पहले अपने शरीर को सर्दी गर्मी से बचाने के लिए सुई धागे का आविष्कार किया होगा, फिर अपने शरीर को सजाने के लिए सुई धागे की सहायता से कपड़े के 2 हिस्सों को सिला होगा और उसे शरीर पर पहना होगा। प्रश्न 6। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, किन्हीं 2 प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जब क मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टाएं की गई। ख जब मानव संस्कृति ने अपने एक होने का प्रमाण दिया। उत्तर। क मानव संस्कृति एक है, लेकिन यदि उसे हिंदू और मुस्लिम धर्म के आधार पर देखा जाए तो काफी भेदभाव है। मनुष्य का यह स्वाभाविक गुण है, वह जिस संस्कृति का पक्षधर होता है उसको महान बताना चाहता है और उसकी श्रेष्ठताओं और उपलब्धियों को याद रखना चाहता है। इसके साथ ही उसकी पहचान भी स्थापित करना चाहता है। मानव संस्कृति को धर्म संप्रदाय के आधार पर बांटने की चेष्टाएं की गई हैं, अर्थात हिंदू संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति कहकर उनसे एक दूसरे को खतरा बताया गया है। उदाहरण के लिए, ताजिया निकालने के लिए यदि पीपल का तना कट गया हो तो हिंदू संस्कृति खतरे में पड़ गई बताई जाती है। इसी प्रकार मस्जिद के सामने बाजा बजने पर मुस्लिम संस्कृति खतरे में पड़ गई बताई जाती है। इन बातों से मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टाएं की गई। उदाहरण के लिए, एक भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय धार्मिक आधार पर भारत पाक का विभाजन किया गया। 2 भारतीय लोकतंत्र में वोट बैंक की राजनीति अपनाकर नेताओं ने जातिगत आरक्षण देकर भारतीय संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टा की है। ख मानव संस्कृति एक है। इसी बड़ी सोच के आधार पर हिंदू मुस्लिम का भेद त्याग कर हमारे महापुरुषों एवं मनीषियों ने सभी संस्कृतियों की अच्छी चीजों को खुले मन से अपनाया। त्याग संस्कृति का श्रेष्ठ गुण है, इसलिए इस गुण को हिंदू हो या मुसलमान हो या फिर अन्य कोई संप्रदाय हो, सभी ने समान रूप से उसे अपनाने की चेष्टा की है। इसी तरह बुद्ध के अब दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो पर सभी का समान रूप से अधिकार है।
जब अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराया गया तो दुनिया की सभी संस्कृतियों ने इसका खुलकर विरोध किया। इसी प्रकार रस खान ने कृष्ण का गुणगान किया तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने बालाजी के लिया। इसी प्रकार हजारों की संख्या में हिंदू अजमेर शरीफ जाकर दुआ करते हैं और पीरों की पूजा करते हैं। प्रश्न 7। आशय स्पष्ट कीजिए। मानव की जो योग्यता उससे आत्म विनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम इसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति? उत्तर। आशय यह है कि मानव की जो योग्यता है, उस योग्यता के आधार पर उसे मानव कल्याण के लिए उपयोगी चीजों का आविष्कार आग और सुई धागे की तरह करना चाहिए। उसका यह आविष्कार सृजन कहलाता है। लेकिन जब मनुष्य अपनी योग्यता के आधार पर विनाश के साधनों का निर्माण करता है तब उसे असंस्कृत कहा जाएगा और उसके आविष्कार या नए निर्माण को संस्कृति न कहकर असंस्कृति ही कहा जाएगा। प्रश्न 1। संस्कृति पाठ में कौन से दो शब्द ऐसे हैं जो सबसे अधिक काम में आते हैं? उत्तर। सभ्यता और संस्कृति सबसे अधिक काम में आते हैं। प्रश्न 2। किस आधार पर आग व सुई धागे का आविष्कार हुआ? उत्तर। योग्यता, प्रवृत्ति तथा प्रेरणा के बल पर आग व सुई धागे का आविष्कार हुआ। प्रश्न 3। आग व सुई धागे का आविष्कार किसके अंतर्गत आता है? उत्तर। आग व सुई धागे का आविष्कार व्यक्ति विशेष की संस्कृति के अंतर्गत आता है। प्रश्न 4। लेखक के अनुसार संस्कृति क्या है? उत्तर। नई खोज की योग्यता, प्रवृत्ति या प्रेरणा ही संस्कृति है। प्रश्न 5। लेखक के अनुसार सभ्यता क्या है? उत्तर। संस्कृति द्वारा किए गए या आंतरिक योग्यता के आधार पर किए गए आविष्कार दूसरों के उपयोग में आते हैं, सभ्यता कहलाते हैं। प्रश्न 6। लेखक के अनुसार संस्कृत व्यक्ति कौन है? उत्तर। बुद्धि एवं विवेक से नए तथ्य का दर्शन करने वाला तथा आविष्कार करने वाला संस्कृत व्यक्ति है। प्रश्न 7। लेखक के अनुसार सभ्य व्यक्ति कौन है? उत्तर। पूर्वजों द्वारा प्राप्त ज्ञान व सत्य आविष्कार को उपयोग में लाने वाला सभ्य है। प्रश्न 8। मनुष्य ने आग का आविष्कार क्यों किया होगा? उत्तर। मनुष्य ने जरूरत के लिए पेट की भूख को शांत करने के लिए अग्नि का आविष्कार किया होगा। प्रश्न 9। मोती का भरा थाल किसे कहा गया है? उत्तर। मोती भरा थाल आकाश में खिले तारों को कहा गया है। प्रश्न 10। लेखक ने किन मनोभावों को मानव संस्कृति का जनक माना है? उत्तर। लेखक ने भौतिक प्रेरणा, ज्ञानेप्सा और त्याग को मानव संस्कृति का जनक माना है। प्रश्न 11। मानवता के विकास के लिए किस मानवीय गुण का स्थान सर्वोपरि है? उत्तर। त्याग का स्थान सर्वोपरि है। माता का रात को सो न पाना, लेनिन व कार्ल मार्क्स की दूसरों के प्रति सहानुभूति तथा सिद्धार्थ का मानवता के लिए घर त्यागना। प्रश्न 12। संस्कृति और असंस्कृति में क्या अंतर है? उत्तर। मानव के विकास, ज्ञान और कल्याण की भावना संस्कृति में निहित है तथा मानवता के ह्रास, विनाश और अकल्याण की भावना असंस्कृति है। प्रश्न 1। संस्कृति पाठ में सर्वस्व त्याग के कौन से उदाहरण दिए गए हैं? उत्तर। लेखक ने सर्वस्व त्याग के ये उदाहरण दिए हैं। माता रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए बैठी रहती है। लेनिन डबल रोटी का टुकड़ा स्वयं न खाकर दूसरों को खिलाता था। कार्ल मार्क्स ने मजदूरों की खातिर जीवन भर कष्ट झेले। सिद्धार्थ ने मानवता के हितार्थ अपना सारा सुख त्याग दिया था। प्रश्न 2। लेखक ने आग और सई धागे का उदाहरण देकर किनके अंतर को स्पष्ट किया है? उत्तर। लेखक ने आग अग्नि का उदाहरण देकर संस्कृति और सभ्यता के अंतर को स्पष्ट किया है। इन दोनों के आविष्कार करने की शक्ति अथवा मूल प्रेरणा को संस्कृति तथा आविष्कार को सभ्यता बताया है। प्रश्न 3। लेखक ने संस्कृति और असंस्कृति किसे कहा है? उत्तर। लेखक ने मानव कल्याण की भावना से प्रेरित होकर किसी नए तथ्य की खोज करने की योग्यता को संस्कृति कहा है। लेकिन मानव का कल्याण करने की भावना से की जाने वाली खोज की योग्यता को असंस्कृति कहा है। प्रश्न 4। लेखक के अनुसार असभ्यता किसे कहेंगे? उत्तर। लेखक के अनुसार जब मनुष्य दूसरों के विनाश के लिए विध्वंसक हथियार बनाता है तो उसके द्वारा बनाए जाने वाले हथियारों जैसे बम, मिसाइलें, परमाणु बम आदि को असभ्यता ही कहेंगे।
प्रश्न 5, लेखक ने संस्कृति के विविध रूप किन्हें माना है? उत्तर, लेखक ने आग और सुई धागे का आविष्कार करने वाली भावना को, तारों की जानकारी चाहने वाली ज्ञान इच्छा को, पर दुहा को लेकर संवेदनशील बनाने वाली प्रेरणा और सर्वस्व त्याग करने वाली महामानवता को ही संस्कृति के विविध रूप माना है। प्रश्न 6, लेखक के अनुसार संस्कृति कब असंस्कृति हो जाती है? उत्तर, लेखक के अनुसार संस्कृति में मानव कल्याण की भावना निहित होती है। जब यही भावना टूटकर मानव के अकल्याण और विनाश में सहायक बन जाती है तब वह असंस्कृति हो जाती है। प्रश्न 7, लेखक किस बात से भयभीत है? आप उसके भय को दूर करने के लिए क्या सुझाव देना उचित समझेंगे? उत्तर, लेखक बढ़ती हुई असंस्कृति की भावना से भयभीत है, क्योंकि इससे मानव संस्कृति का घोर अनर्थ हो जाएगा। इस स्थिति में भय को दूर करने का सुझाव यह है कि हमारा वैज्ञानिक विकास कल्याणकारी भावना को लेकर हो, प्राप्त उपलब्धियों का उपयोग स्वार्थ से ऊपर उठकर हो। प्रश्न 8, लेखक ने सभ्य किसे कहा है? उत्तर, लेखक ने उस व्यक्ति को सभ्य कहा है जो संस्कृति के परिणामस्वरूप उत्पन्न वस्तुओं और परिणामों का ज्ञाता हो, परंपरा से प्राप्त आविष्कारों तथा उनसे प्राप्त वस्तुओं का उपयोग कल्याणकारी भावना से युक्त होकर करता हो। प्रश्न 9, लेखक के अनुसार मनुष्य संस्कृति का जनक होने के लिए क्या आवश्यक है? उत्तर, लेखक के अनुसार मनुष्य संस्कृति का जनक होने के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य अपनी भौतिक आवश्यकताओं से ऊपर उठकर निरंतर किसी सूक्ष्म रहस्य की खोज में लगा रहे और उससे जानने का प्रयत्न करे। प्रश्न 10, मनीषियों से मिलने वाला ज्ञान हमें उनकी किस प्रवृत्ति के कारण प्राप्त होता है? उत्तर, मनीषियों से मिलने वाला ज्ञान उनकी सहज संस्कृति के कारण हमें प्राप्त होता है, क्योंकि वे हमेशा ही ज्ञान की खोज में लगे रहते हैं। वे अदम्य जिज्ञासा वृत्ति रखते हैं और सामान्य सफलता पर कभी भी संतुष्ट होकर नहीं बैठते हैं। प्रश्न 11, असंस्कृति और असभ्यता के संबंध को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, असंस्कृति असभ्यता की जननी है। जिस प्रकार संस्कृत व्यक्ति अपनी लगन से सभ्यता को जन्म देता है, उसी प्रकार मानव के विनाश में लगा हुआ व्यक्ति समस्त घातक हथियारों, युद्धक विमानों, मिसाइलों, परमाणु बमों आदि का आविष्कार करता है। प्रश्न 12, लेखक ने मानव संस्कृति में कौन सी चीज स्थायी बताई है और क्यों? उत्तर, लेखक ने मानव संस्कृति में कल्याणकारी निर्माण को स्थायी बताया है, क्योंकि अकल्याणकारी बातें समय के साथ ही अनुपयोगी सिद्ध हो जाती हैं, जबकि कल्याणकारी चीजें अपनी उपयोगिता के आधार पर दीर्घकाल तक बनी रहती हैं। प्रश्न 13, भदंत कौसल्यान के अनुसार मानव संस्कृति क्या है? उत्तर, भदंत कौसल्यान के अनुसार मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है और वह मानव कल्याणकारी है। वह मानव के आंतरिक सूक्ष्म गुण के साथ उसकी योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा की जननी है। उसे देश या धर्म के आधार पर बांटा नहीं जा सकता है, इसलिए वह मानव कल्याण करने वाली श्रेष्ठ और स्थायी है। उसकी खोज किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं होती है, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए ही होती है। प्रश्न 14, संस्कृति नामक पाठ का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर, संस्कृति पाठ में लेखक का उद्देश्य संस्कृति, असंस्कृति, सभ्यता और असभ्यता जैसे शब्दों का अर्थ बताना रहा है। हिंदू संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति जैसे विभाजनों को अनुचित बतलाकर संस्कृति के मूल स्वरूप प्रकाश डालना भी लेखक का उद्देश्य रहा है। लेखक के अनुसार संपूर्ण मानव संस्कृति एक है। मूल रूप से सभी मानव समान हैं तथा उनमें जाति, वर्ण आदि का विभाजन अनुचित है। प्रश्न 1, निबंध संस्कृति में व्यक्त विचारों को स्पष्ट कीजिए। अथवा लेखक भदंत कौसल्यान के निबंध संस्कृति का मूल प्रतिपाद्य व्यक्त कीजिए। उत्तर, भदंत कौसल्यान द्वारा लिखित संस्कृति निबंध एक प्रसिद्ध रचना है, जिसमें सभ्यता और संस्कृति जैसे प्रश्नों की व्याख्या विभिन्न उदाहरणों द्वारा व्यक्त की गई है। लेखक के अनुसार इन दो शब्दों का प्रयोग सबसे अधिक होता है, लेकिन इसके साथ विशेषण लगाकर इसकी गलत व्याख्या की जाती है। लेखक ने बताया कि अग्नि व सुई धागे का आविष्कार करने वाला प्रथम संस्कृत व्यक्ति था। जिस योग्यता, प्रवृत्ति तथा प्रेरणा के बल पर अग्नि व सुई धागे का आविष्कार हुआ वह संस्कृति है। जो वस्तु उसने स्वयं तथा दूसरों के प्रयोग के लिए आविष्कृत की, वह सभ्यता है। पूर्वजों द्वारा खोज की गई वस्तु का ज्ञान उसकी संतान को सहज ही प्राप्त हो जाता है, तो वे संस्कृत व्यक्ति न कहलाकर सभ्य कहलाएंगे।
लेखक ने यह भी बताया कि जिस आदमी का पेट भरा तथा तन ढका हो, वह आकाश के नीचे सोकर आकाश के तारों पर जिज्ञासा व्यक्त करता हो, तो वह हमारी सभ्यता का विस्तार करता है। समाज में ऐसे मनीषी विद्यमान हैं जिन्होंने स्थूल भौतिक कारण को छोड़कर नए का आविष्कार किया है। बहुत सारे व्यक्ति स्वयं भूखे रहकर अपना भोजन दूसरों को दे देते हैं। लेखक का मानना है कि मानव संस्कृति को बांटा नहीं जा सकता है, इसमें कल्याण ही स्थायी है। रचनाकार का प्रश्न 1। लेखक भदंत आनंद कौसल्यान के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालिए। उत्तर। भदंत आनंद कौसल्यान का जन्म सन 1905 में पंजाब के अंबाला जिले के सुहानौ गांव में हुआ था। बचपन का नाम हरदास था। हिंदी सेवक कौसल्यायन जी बौद्ध भिक्षु थे। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में जीवन समर्पित कर दिया। उनकी पुस्तकें भिक्षु के पत्र, जो भूल न सका, हाँ, ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा न होते, रेल का टिकट, कहाँ क्या देखा, आदि प्रमुख हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा के माध्यम से देश विदेश में हिंदी के प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य किया। सरल, सहज, बोलचाल की भाषा में लिखे उनके निबंध, संस्मरण यात्रा और वृतांत काफी चर्चित रहे। वे गांधी जी के साथ लंबे अरसे तक वर्धा में रहे। 1988 में उनका निधन हो गया।